50. Good evening, students. My name is Zina, and today we'll start our first chapter of your subject Fundamental of Economics and Management. That will be your paper number one. So, before proceeding further, let me tell you some things about this subject or this सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहला तो ये कि आपका ये जो इकोनॉमिक्स है फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट जो आपने अपने पेपर नंबर वन में स्टडी करना है, ये आपका इक्वल वेटेज का है। दैट मीन्स आपका जो एग्जाम रहेगा, जो भी आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम रहता है सीएमए फाउंडेशन के अंदर, 50% विल बी ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड 50% विल बी ऑफ योर मैनेजमेंट फील्ड। ओके, सो दोनों ही जो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों ही सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी नो एनी अदर केस कि हाँ एक जो आपका फील्ड है या एक जो आपका पार्ट है वो ज्यादा वेटेज है तो आपको उसको ज्यादा पढ़ना है और दूसरे को कम पढ़ना है। सो देयर विल बी इक्वल वेटेज। तो आपको ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमने स्टडी करने हैं, लाइक एज हमारे जो फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये आपको दोनों ही क्या करने हैं, इक्वल इक्वल स्टडी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज के, आपके इकोनॉमिक्स के, कि इस मॉड्यूल के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीजें पढ़नी है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक एज आपने अपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के बारे में, होगा वो यहाँ पे भी वही सब। लेकिन होता ना कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट मैटर के अंदर कुछ और चीजें होती हैं जो ऐड होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस विल बी द सेम, होगा वही इकोनॉमिक्स जो आपने वहाँ पे स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और एक्स्ट्रा होंगे जो आपको उन चीजों को और अच्छे से समझने में और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आपको पढ़नी है वो होगी आपकी द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। देन आप पढ़ेंगे यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ डिमांड के बारे में, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन आपका रहता है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, लाइक एज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं। देन आपने प्रोडक्शन के लॉज पढ़े होंगे पहले, देन व्हाट विल बी द लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन एंड व्हाट विल बी द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एंड देन आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम कवर करते हैं ऑल द टाइप ऑफ कॉस्ट, लाइक एज वेरिएबल, फिक्स, अपॉर्चुनिटी, एवरेज, मार्जिनल, वो कॉस्ट जो कि हमारे प्रोडक्शन करने पे इंकर होती है। एंड देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे कौन कौन से रहते हैं। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर करेगा। इस यूनिट के अंदर आप ये जितने भी पार्ट्स दिख रहे हो ये सब आपकी फर्स्ट यूनिट क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो है आपके फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जहां पे हमने इकोनॉमिक्स की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे वो हमारी हेल्प करता है इकोनॉमी की सिचुएशंस को जज करने में, उनको प्लान करने में या जो भी करने में, तो वो हमारा जो है ये मॉड्यूल हमें सजेस्ट करेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको इसी मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है कि ये जो है मेनली डिमांड एंड कॉस्ट एनालिसिस पे बेस्ड है। अगेन उसको कॉस्टिंग जो हमारी होती है कि कौन कौन से तरीके की कॉस्ट आती है, लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है, इन्वेंट्री कॉस्ट कौन सी है, देन डिमांड हम किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड कैसे अफेक्ट होता है, ये सब चीजें जो है ये आपको इस चीज मतलब टॉपिक के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर बताएंगे। सो अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, जहां से हम अपना फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस दैट सबसे पहले आपको चीज दी है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो हमने हमेशा पढ़ा है दैट इकोनॉमिक्स जो है दैट इज अ स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एक बेसिक सा मीनिंग है जो सबको पता होता है, राइट। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा ये चीज हम जरूर सुनते हैं दैट देयर विल बी अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड दैट रिलेशनशिप दैट वी स्टडी अंडर इकोनॉमिक वो हमारी इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है जो आगे आगे और कंटिन्यू होता रहेगा। सो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंसेज। व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइंसेज? बिकॉज ये ऐसी स्टडी है जो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या है, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली अगर डिमांड्स की, नीड्स की या वांट्स की बात आती है तो ऑब्वियसली वो किसकी रहने वाली है, ह्यूमन बीइंग्स की रहने वाली है। बीइंग अ नॉर्मल इंडिविजुअल, बीइंग अ मतलब कुछ भी हम अगर काम करते हैं, किसी ऑक्यूपेशन है, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सीए, बीइंग अ डॉक्टर, जो भी है, हर किसी की अपनी अपनी नीड्स रहती हैं। एंड वो नीड्स या वांट्स क्या रहती हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं। लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज है ना वो सबके पास लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई डॉक्टर है या सीए तो उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, नो। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर जो स्टार्टिंग ही इस
किस चीज से लेता है, दैट हम उन चीजों को कैसे रैशनली मैनेज करते हैं। सो इसीलिए इकोनॉमिक्स को वन ऑफ द सोशल साइंसेस बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, दैट मींस रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। So it explains about the economic activities of man. What is economic activity? Economic activities are those that can be help you or any human being to earn their livelihood. ठीक है, जो उनकी अर्निंग अर्न करने में हेल्प करता है, उनकी लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती हैं। So any activity which is relating to earning money and spending the money is called economic activity, like I said before. And almost all the people are engaged in economic activities because they want to earn money. Why people want to earn money? Because without money we can't fulfill our needs, we can't fulfill our wants. चलो wants तो बहुत दूर की बात होगी, desires भी बहुत दूर की बात है। अगर हमारे पास resources नहीं है, money नहीं है, we can't fulfill our basic needs also. So इसलिए money earning जो है वो सबसे important concept होता है economics के अंदर, एक बहुत important activity होती है economic activity, because बिना उसके हम अपनी जो earnings हैं वो earn नहीं कर सकते, and बिना उनके हम क्या नहीं कर सकते, अपनी needs को fulfill नहीं कर सकते। So the main economic problem is to transform society's resources into consumable commodities by using productive technology. So basic जो economic problem आती है वो क्या आती है कि आप society के resources को कैसे use करते हो। Society resources means हमें nature से जो resources मिलते हैं, हमें society से labor मिलती है, हमें society से capital मिलता है, तो उनको हम किस तरीके से consumable commodities में convert करते हैं अपनी production technology को use करते हुए। So basically it is a problem because human wants are unlimited and society's resources are limited, whether in terms of natural resources, whether in terms of labor, whether in terms of money। जितने भी resources हैं वो सब limited ही हैं, वो एक limit पर आगे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। So the central task of economics is to decide how much of which commodities are to be produced for the optimum satisfaction of human want। तो जो एक basic सा central task होता है economics की study का या economics का, वो क्या रहता है कि इन commodities को या इन natural resources को हम किस तरीके से utilize करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं कि हमारी जो नीड्स होती हैं, जो ह्यूमन वांट्स होती हैं, उनको हम क्या कर सके, सही तरीके से सेटिस्फाई कर सके, राइट, कि ऑप्टिमम लेवल पर हम उनसे क्या ले सकते हैं, सेटिस्फेक्शन जो है वो ले सकते हैं। So the firms and the households are the basic economic entities in an economy। एक इकोनॉमी के अंदर जो फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली जो एंड जो हाउसहोल्ड्स होती हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एंटिटीज होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब कि ये कह सकते हैं कि वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली हमारी रिसोर्सेज को यूज करते हैं इकोनॉमी के अंदर। सो द फर्म्स आर द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड द हाउसहोल्ड्स आर द कंजम्पशन यूनिट्स। ऑब्वियसली जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका काम होता है प्रोडक्शन करना। एंड नीड्स किसकी होती है, बीइंग अ कंज्यूमर, एक कस्टमर की नीड्स होती है। ठीक है, वो किसी भी कंज्यूमर की हो सकती है, वो मेरी एज एन इंडिविजुअल हो सकती है, किसी डॉक्टर की हो सकती है, किसी लॉयर की हो सकती है, किसी भी पर्सन की हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अलग नीड है। सो दीज फर्म्स बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा and produce and sell different types of goods and services. So the main aim of these firms is to maximize their profit. The households on the other hand try to maximize their satisfaction from their consumption of goods produced by the firm. So जब दो यूनिट्स हैं, दो एंटिटीज हैं एक सोसाइटी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, जिसे हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन यूनिट्स हैं एंड कंजम्पशन यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो अपने अपने बारे में पहले सोचेंगे कंपेयर टू अदर यूनिट के बारे में सोचने के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट है, कोई एक फर्म है, वो अगर प्रोडक्शन करती है तो वो किस मोटिव से करती है, प्रॉफिट मोटिव से, क्योंकि अगर उसे प्रॉफिट होगा तभी वो फर्दर प्रोडक्शन कर पाएगा और सप्लाई मार्केट में दे पाएगा। और वो सप्लाई देना क्यों चाहता है, बिकॉज देयर आर कंज्यूमर्स, उनकी नीड्स हैं, उनकी वांट्स हैं फुलफिल करने के लिए। और अगर वो फुलफिल होगी तभी हमारी सोसाइटी आगे जा सकती है, ग्रोथ कर सकती है। अगर वो नहीं होगा तो वहीं पे वो स्टेबल होकर रह जाएंगे। इसलिए बीइंग अ प्रोडक्शन यूनिट जो हमारा एम होता है वो होता है कि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। वेयर एज कंज्यूमर्स की मैक्सिमम जो नीड्स रहती हैं वो क्या रहती है कि उन्हें अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करना है, मैक्सिमम तरीके से वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो चीज है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए। एज आई सेड बिफोर की थियोरी जो है वो सेम है, यही दैट रिलेशन बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, वो किस किस तरीके से और आगे कंटिन्यू होता रहेगा, कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे कम होगा, वो सारा हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। ठीक है, बट ऑल द डिजायर्स आर नॉट इकोनॉमिक वांट्स। लेकिन सारी जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो हमारी इकोनॉमिक वांट्स नहीं बनती। द डिजायर्स व्हिच आर अचीवेबल एंड आर कवर्ड बाय परचेजिंग पावर आर इकोनॉमिक वांट्स। मतलब वो डिजायर्स जिनको अचीव हम कर सकते हैं, बेसिकली जिनको अचीव करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि हम उस डिजायर को
एक्चुअल रियलिटी टर्म में वो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, then that will be called an economic want. So such wants give rise to efforts and thereby economic activity. If one wants to go to the moon, that can't be constructed as economic want as it is not covered by purchasing power. ठीक है? So there is a difference between जो हमारी डिजायर रहता है, डिजायर का मतलब होता है कि हमने मन में सोचा कि हाँ मेरे पास ये हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ये एरोप्लेन होना चाहिए, अपना एक पर्सनल जो है मेरे पास पैलेस होना चाहिए या जो भी है, तो ये हमारी डिजायर्स हैं। लेकिन क्या इन्हें पूरा करने के लिए मैं अपने पास सोचूं कि रिसोर्सेज हैं? ऑब्वियसली नहीं है। एक टाइम पे मैं अपनी इतनी सारी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकती। तो डिजायर और वांट जो है वो हमारी इकोनॉमिक वांट तब बनती है जब जिस चीज को हम चाहते हैं, हमारी जो नीड है कि हाँ ये हमारे पास होना चाहिए, उसे लेने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स किस टर्म में? मनी अर्न करने में, क्योंकि मनी आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, तभी हम उन्हें अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमारी वांट्स आती हैं। वांट्स हमें मोटिवेट करती हैं, बूस्ट करती हैं कि हम उनके लिए एफर्ट्स करें उन्हें अचीव करने के लिए, एंड देन वो हमारी क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? सो वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वांट लीड्स टू एफर्ट्स एंड एन एफर्ट जो है वो क्या करता है, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, लाइक दिस, जिसे मैंने आपको पहले बताया। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहला आता है प्रोडक्शन, देन आता है टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी बाय विच और बाय विच टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग आवर प्रोडक्शन, वेदर इट विल बी अ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। देन आता है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली देयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देन देयर वैल्यू क्या रहती है, एंड देयर प्राइस, एंड देन कंजम्पशन। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में क्या होगी, कवर होगी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन के बारे में। सो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। मतलब प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट कन्वर्ट्स द इनपुट्स इनटू फाइनल यूज आउटपुट्स। ठीक है? सो इट इज अ प्रोसेस टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स, एंड इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या करता है कि यूटिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस को क्रिएट करता है कि उस चीज को, जब उस इनपुट को या उस रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिनिश गुड में कन्वर्ट होने पर उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या यूटिलिटी होगी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। So to produce anything, too many factors are essential, and all these factors are classified into 4 categories. तो इनके लिए जो है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होने चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए, जरूरी होते हैं वो, एंड इन सब फैक्टर्स को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दैट विल बी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? दैट मींस कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म जो भी है जो काम करती है, तो ये हमारे मेजर 4 सोर्सेज होते हैं जो कि इस चीज को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं। Then our topic will be technique or technology. Technique is defined as the ratio in which the inputs are combined together to produce one unit of product. Technique basically क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक कितनी इनपुट्स के साथ हमने, मतलब कैसे इनपुट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है, किस रेशियो में कंबाइन करना है कि हम एक प्रोडक्ट की यूनिट को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ कैपिटल दैट विल बी डिनोटेड एज के एंड लेबर विल बी डिनोटेड एज एल are used in the production process, if 1 unit of K is combined with 2 unit of labor to produce 1 unit of output, then हमारा जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, K will be capital, L will be जो हमारा लेबर था वो। तो इफ वी आर कंपोजिंग दीज 2 units टुगेदर, तो हम कैपिटल के कितने यूनिट लगा रहे हैं, 1, एंड लेबर का कितना यूनिट लगा रहे हैं, 2, टू प्रोड्यूस ओनली 1 unit of आउटपुट और 1 unit of प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा। फॉर एग्जांपल, सपोज टू बी नो 2 more techniques of producing, for example K and 2:3 है and then 3:4 है, then we know the technology which is nothing but the spectrum of all the variable techniques. So here the knowledge of 3 variable techniques are this and this will form the technology. That means हमने इनपुट्स को इस तरीके से कंबाइन करना होता है। ये जिनका रेशियो बताते हैं ना हम, या रेशियो जिसे हम पढ़ते हैं, ये होता ही इस पर्पज से है कि हमें ये पता चले कि कितने इनपुट्स को एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, और उन यूनिट्स को किस तरीके से कंबाइन करना है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहे, कम से कम रहे। तो ये होता है हमारा टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। ठीक है? देन आता है हमारे पास एक्सचेंज। When two individuals bring their products for trading purpose in the market, that such act will be called exchange when trading is complete. मतलब trading complete क्या होगा, जब हमने कोई चीज बाय की and we pay something for it। ठीक है? मनी की फॉर्म में जब हम कुछ पे करते हैं किसी सेलर को, तो वहां पे ट्रेडिंग प्रोसेस एक टाइम पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। सो इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स अंडर बार्टर सिस्टम। ये हमें पता ही है दैट ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर जो हमारी गुड्स थी वो गुड्स के बदले सेल होती थी, तो वो हमारा सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था। But this system is inconvenient. Suppose X has got cow and Y has got rice for exchange. X wants rice but Y doesn't want cow. मतलब बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक चीज आप
देते हो और दूसरी चीज आप लेते हो, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला जो चीज चाहता है वही आप उसे ऑफर करो। आप उसे ऑफर वो करते हो जो आपके पास होता है, अब हो सकता है सामने वाला उसे ना चाहता हो, सो ट्रेड जो है वो वहां पे टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। अगेन इफ वन cow is exchanged for 4 किलोग्राम of rice, then why has got only 2 किलोग्राम of rice, तब भी exchange जो है वो नहीं होगा half of the cow. So with the introduction of money, these difficulties have been smoothed out because money is the source, money is the medium जो कि हर एक पर्सन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके आने की वजह से ये जो बार्टर सिस्टम था वो भी क्या हो गया था, क्लोज डाउन हो गया था। देन comes at distribution. Distribution means sharing of the income among the factors of production. मतलब factors of production के बीच में हम income को किस तरीके से share करते हैं, वो हमारा distribution आता है। जैसे हमारा total income जो भी होता है goods और services को sale करने पे, वो different different factors में हम कैसे divide करते हैं। जैसे हमने building जो है वो ली हुई है production के लिए, तो उसके लिए हम क्या पे करते हैं, rent पे करते हैं। laborers को हम use करते हैं production करने के लिए, तो उनके लिए हम क्या use करते हैं, wages use करते हैं। फिर कैपिटल अगर हमने मार्केट से रेज किया हुआ तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। एंड ऐसे ही उसके बाद जो जो पर्सन हमारे साथ काम करते हैं, जिन्होंने अपने एफर्ट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उन्हें रिटर्न के फॉर्म में क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। दैट मींस कुछ ना कुछ एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसके बदले में हम सर्विसेज लेते हैं एंड उनके बदले में वो क्या करते हैं, पे करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट comes to value in economics, values of two types, use of value and exchange value। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो दो तरीके की वैल्यूज रहती हैं। फर्स्ट वन इज यूज वैल्यू एंड सेकंड क्या रहती है, एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू इज द कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी जिसे हम यूज कर रहे हैं उसकी बॉन्ड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो हमारी क्या रहती है, यूज वैल्यू रहता है कि हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, वी आर हाईली सेटिस्फाइड और मॉडरेट सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। In other words, it is a utility of commodity. The use value of water is ability to quench thirst। ठीक है, कि पानी की जो यूज वैल्यू है वो इस तरीके से बताता है कि वो हमारी प्यास बुझाने में कितना एक सक्सेसफुल रहा है। एक गिलास पानी पीने से सेटिस्फेक्शन मिला, दो से मिला, तीन से मिला, जो भी है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। देन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इट्स एबिलिटी टू बी एक्सचेंज और फॉर अदर कमोडिटीज। अगर मतलब क्या है कि हम मार्केट से कुछ भी परचेज करते हैं, लाइक जैसे हमने राइस या मीट या कुछ भी परचेज किया, तो उसके लिए अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो वो तो बार्टर सिस्टम हो गया, राइट। लेकिन अगर हम मनी पे करते हैं तो वो उसका क्या रहता है, एक्सचेंज कमोडिटी रहता है, एक्सचेंज वैल्यू रहता है। देन आता है प्राइस। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ मनी जो कि हमें पे करना होता है इन एक्सचेंज ऑफ दैट थिंग। ठीक है, कि अगर हम कोई कमोडिटी किसी सेलर से, किसी प्रोड्यूसर से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ उन्हें पे करना ही पड़ेगा। सो इट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी में और मे नॉट चेंज इवन इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस। मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज वैल्यू होता है कमोडिटी का अदर कमोडिटी के टर्म में, वो क्या होता है, कभी कभी चेंज होता भी और नहीं होता। मतलब अगर प्राइस कमोडिटी का चेंज होगा तो ऑब्वियसली एक्सचेंज वैल्यू भी चेंज होगा ही होगा, और अगर नहीं होता तो वो क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ बोथ प्राइस गेट डबल्ड द एक्सचेंज वैल्यू बिटवीन टू कमोडिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, बट इफ द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी डजंट चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन, तो एक्सचेंज वैल्यू जो है ऑब्वियसली चेंज होगा। बिकॉज़ अगर दो गुड्स हैं जो सप्लीमेंट वो है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके प्राइसेस का, एक का प्राइस का दूसरे की डिमांड पे, उसकी चेंज वैल्यू पे क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मनी का, जो भी हम अर्न करते हैं वो हम अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने एम्प्लॉय किए होते हैं उनमें हम डिवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे जिसमें था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहता है, हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना हम पे कर रहे हैं ना, वो रहता है कि हम कितना पे कर रहे हैं। इट मींस इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस यानी कि रेंट पर यूनिट ऑफ लैंड is determined in the same way how the price per unit of labor, that means wages, and the capital rate of interest is determined under this head। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉय किए हुए हैं, फॉर ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कितना उनको पे कर रहे हैं, कितनी मनी हम उनको दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन टर्म ऑफ वेजेस एंड और जो भी है, तो वो पर यूनिट कितना चार्ज रहता है ये हमें बताना है। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न डिफरेंट वेजेस जो थ्योरीज हैं, इंटरेस्ट थ्योरीज, प्रॉफिट थ्योरीज एटसेट्रा जो है वो आपको आगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो दी है, आपने स्टडी करनी है। जो
देन आता है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या रहता है? दैट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मींस शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस होता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? दैट एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल जो हाउसहोल्ड है वो कैसे अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं, कैसे उन्हें स्पेंड करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैक्रो का मतलब क्या रहता है कि नेशन वाइड उनका प्रोडक्शन कैसा होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम ऐसी चीज यहाँ पे भी है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टोटल नेशनल इनकम जो हमारी है वो हमारी टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। इट मींस इट वी विल कम टू नो वेदर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली और प्रॉपर्ली अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। Modern economics has studied the subject matter of economics, and they added some concepts to the different dimensions of economics that are employment, income, planning and economic development and international trade. So ये कुछ terms हैं जो nation wide हम जब study करते हैं कि employment का rate कैसा चल रहा है किसी country के अंदर, income जो है per capita जो है हमारी कितनी है, planning and economic development किस level पर होता है, international trade हम कैसे continue करते हैं। तो ये कुछ distribution है, macro distribution के जो points हैं जो कि इस मतलब distribution के अंदर हम क्या करते हैं, involve करते हैं। And then आता है हमारा consumption. It is an act to use the goods or services to satisfy the want. Consumption का बस बेसिक मतलब क्या रहता है कि जब हम अपने goods और services जो भी हमने परचेज किए हैं, जब हमने यूज करते हैं अपनी नीड्स या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? कंजम्पशन बन जाता है। कंजम्पशन इज टिपिकली डिफाइंड एज द फाइनल परचेज बाय द इंडिविजुअल दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ सम सॉर्ट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू बाय फूड, क्लोथ्स, एयरप्लेन टिकट्स, अ कार एक्सेट्रा, तो वो हमारा क्या रहता है? कंजम्पशन होता है। बिकॉज कंजम्पशन हमेशा यूज करने के लिए होता है कि हम किसी चीज को परचेज करें एंड देन उसे हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कंजम्पशन बन जाएगा। ऑल्सो जो कंजम्पशन करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? कंज्यूमर बन जाते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स वो होते हैं वो कंज्यूम से गुड्स, जो गुड्स को यूज करते हैं, एंड कस्टमर्स वो होते हैं वो ओनली बाय द गुड्स बट डजंट कंज्यूम द गुड्स। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूम नहीं करते, तो इस तरीके से हमारा ये कंजम्पशन का टॉपिक आता है। सो द थ्रू कंजम्पशन द कस्टमर डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड दिस यूटिलिटी वाज क्रिएटेड बाय द प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन। ठीक है, सो कंजम्पशन जो है वो क्या करता है? कमोडिटी की यूटिलिटी जो होती है उसे डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वन टाइम जब हम उसे यूज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसे यूटिलिटी दे चुके हैं, वो सेम यूटिलिटी सेकंड वाले को नहीं दे सकता। सो दिस यूटिलिटी जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है प्रोडक्शन की प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था ना दैट हम रॉ मटेरियल को या इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं टू सेटिस्फाई समवन्स वांट्स और नीड्स जो भी है, टू ऐड सम यूटिलिटी। तो वही चीज इसके अंदर आती है। सो इफ समवन बायज अ हाउस टू लिव इन, दैट वी शुड बी डिफाइंड एज कंजम्पशन। इफ दे बाय अ हाउस रेंट आउट टू समवन एल्स, देन ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर हमने खुद के लिए घर खरीदा है रहने के लिए, तो वो हमारे लिए कंजम्पशन है। लेकिन अगर वही घर हम सामने वाले को रेंट पे दे रहे हैं, तो वो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, जिसपे हमें रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली इफ दे बाय अ कार टू ड्राइव, तो वो भी हमारा कंजम्पशन है। लेकिन अगर उस कार को हम एज अ टैक्सी फॉर बिजनेस पर्पस यूज करते हैं, तो भी हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। सो इन शॉर्ट, द रीजन फॉर द परचेज डिटरमाइन वेदर समथिंग इज व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। मतलब जिस तरीके से हम किसी चीज को परचेज करते हैं, उसे यूज करते हैं, वो हमें बताता है कि हम उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं या फिर कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, देन आपके पास टॉपिक जो आता है वो आता है आपकी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको बताई हुई है दैट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की वो क्या क्या है। वेल्थ डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, स्कैरसिटी डेफिनेशन है एंड ग्रोथ डेफिनेशन है। मतलब हर एक टर्म में इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो आपका डेफिनेशन आता है दैट विल बी योर वेल्थ डेफिनेशन। सो व्हाट विल बी द वेल्थ डेफिनेशन? दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलोड वेल्थ डेफिनेशन। It is mostly associated with the J.B. Sale and Adam Smith. Adam Smith was called father of economics, and the name of the book written by the Adam Smith is an Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, 1776. So Adam Smith de-linked the economics from the political economy and it explained in a scientific manner. मतलब Adam Smith जो थे, उन्होंने economics को क्या किया था, एक जो हमारी political economy है उसे क्या किया था? de-link किया and किस तरीके से जो है स्टडी करना शुरू किया इसे scientific manner में। ठीक है, so definitions जो है according to JB say economics is a study of science of wealth. Basically economics एक ऐसा study है जो science of wealth को क्या करता है? स्टडी करता है। and according to Adam Smith economics is the science which deals with the wealth, जो wealth के साथ deal करता है। why? because दोनों ही चीजों में wealth क्यों है? because wealth जो है वही economics का main part है। अगर हमारे पास resources नहीं है, being an household, being a producer, being a जो है वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हमारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास नहीं है, मनी हमारे पास नहीं है, तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो इसलिए वेल्थ जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन दोनों ने क्या किया?
commonly raised किया. So according to above definition, economics explain how the wealth is produced, consumed, exchanged, and distributed. Then according to Adam Smith, man is a economic man. Economic man क्यों है? क्योंकि money होगा तभी वो exchange और goods and services कर पाएंगे, otherwise नहीं कर पाएंगे. Economics is the science of study of wealth only. Economics जो है क्या करता है? Study of wealth की science को basically study करता है. This definition deals with the causes behind the creation of wealth. और ये जो definition है ये क्या करता है? wealth की जो creation के कारण होते हैं कि उन्हें क्यों create करना पड़ता है, money earn करना क्यों जरूरी है, basically उनके साथ deal करता है. And it only considers material wealth and ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? money wealth को ही या material wealth को ही consider करता है. ठीक है. Then criticism इसका क्या था? That this definition was criticized by so many philosophers, and they are Carroll, Ruskin, Walras, and Dickens, and others. And according to critics, economics is a decimal science, gospel of mammon, and bread and butter science, incompleted science, etc. Wealth is of no use unless it satisfies human wants. मतलब wealth जो कुछ भी नहीं अगर वो human want को satisfy नहीं करती. And this definition is not of much important for man and his welfare. ठीक है, मतलब जो obviously जो criticize कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपने व्यू पॉइंट सब रखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो कैसी है. सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है, वो आती है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन. सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ. ही रोट अ फेमस बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1870 and according to him the definition was that economics is the study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites is well being. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स जो मैनकाइंड की स्टडी होता है बेसिकली कि किस तरीके से इंडिविजुअल या सोशल एक्शन जो है वो लिए जाते हैं अपनी उन वांट्स को अटेन करने के लिए जो कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों की क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द अदर and more important side a part of study of man or welfare of the man. ठीक है, स्टडी ऑफ मैन तो आएगा ही आएगा. क्यों? क्योंकि नीड्स और वांट्स किसकी हैं? ह्यूमन बीइंग्स की हैं. वेलफेयर भी आएगा ताकि वो अपनी नीड्स और वांट्स को सही तरीके से क्या कर सके, फुलफिल कर सके. सो इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या रहते हैं? दैट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, दैट इज मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मल साइंस एंड द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन और वेलफेयर ऑफ मैन. सेकेंडरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वेल्थ, यानी कि वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ह्यूमन बीइंग को देना है, देन वेल्थ को. एंड मार्शल एनहांस द स्टेटस ऑफ मैन from economic man to social man and economics related to only some material goods which promote the human welfare. ठीक है, and then आता है इनका criticism that this definition was criticized by the Lionel Robbins on the following grounds. अब इन्हें जिन्हें मतलब कि वो किया था, criticize किया था, वो कौन थे? Lionel Robbins थे. उन्होंने कैसे criticize किया? That according to Robbins welfare definition is an incomplete definition. कि ये incomplete है, ये अपनी सारी चीजें जो है fulfill नहीं करता. According to Robbins economics must be neutral between ends. Robbins के according economics जो है वो neutral होना चाहिए between ends, यानी कि जो sources खत्म होते हैं उनके बीच में neutral रहना चाहिए. And Marshall neglected some material goods which do not promote human welfare, but these goods are also produced, exchanged and consumed, so they also come under the subject matter of economics. मतलब जो human welfare को promote नहीं करते उन goods को भी लाना है. कैसी होती है? जैसे ये smoking products होते हैं, alcoholic products होते हैं, ये human welfare के लिए नहीं है लेकिन फिर भी ये मार्केट में सेल होते हैं, लोग इन्हें परचेज करते हैं. तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं जबकि वेलफेयर के लिए नहीं होता फिर भी इनमें डिफरेंस आता है. ठीक है, जो आपको दिया हुआ एग्जांपल. एंड देन आपका आता है स्कैरसिटी डेफिनेशंस. रॉबिन्स की डेफिनेशन है दैट दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय लायनल रॉबिन्स एंड ही रोट अ फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. मतलब उन्होंने जो बुक राइट की थी अपनी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन जो हमारी बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, रिलेशनशिप बताता है हमारी गिवन एंड्स के बीच में जो कि ना कभी ना खत्म होने वाली एंड्स है एंड जिनको पूरा करने के लिए स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में. सो द मेन पॉइंट्स जो है वो क्या रहते हैं? वांट्स आर लिमिटेड, unlimited, limited resources, alternative uses of जो है वो limited resources and problem of choice. Basically these are the things जो कि हम आज की अपनी मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर स्टडी करते हैं कि इन सब चीजों में जो स्टडी की जाती है वो हमारी इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर बनाता है. एंड उसके बाद आपकी आती है इसकी मेरिट्स. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज एन एनालिटिकल साइंस. ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स टर्न इनटू यूनिवर्सल साइंस.
According to Robbins, it is a positive signs and neutral between ends. And criticism जो है वो कैसी हुआ था? That this definition was also criticized by so many economists on the following terms. पहला, it is not a universal science क्योंकि हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता. Not applicable to developed countries, not applicable to communist or dictatorship countries. It is not applicable to developing countries like India. It is an old wine in a new bottle, and it is neglected the dynamic concept. ये dynamic concept को क्या करता है? Neglect करता है. ठीक है? And your last definition will be growth definition. So this definition was given by J.M. Keynes and P.A. Samuelson in the book written by Samuelson, Economics and Impact Analysis, 1948, and in this book he gave the new definition to economics. ठीक है? तो अपनी book में नई तरीके से economics को define किया, and according to him, the definition of economics was economics is the study of how men and society choose with or without use of money and employ the scarce productive resources that would have alternative uses to produce various commodities over time for distributing them for consumption now or in future among the various person and groups in the society, and it analyzes the cost and benefit of improving pattern and resources that means use allocation. तो basically उनकी according जो है economics एक ऐसा study है जहाँ पे एक normal human being और या फिर society किस तरीके से बिना मनी एंड मनी के साथ अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं ताकि ओवर द टाइम वो ऐसी कमोडिटीज का प्रोडक्शन करें जो प्रेजेंट में तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी किया जाएगा. एंड ऑल्सो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी देता है कि पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करके हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम कैसे रहेगा एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं. एंड इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या रहते हैं? दैट लाइक द स्कैर्सिटी डेफिनेशन, इट आल्सो एक्सेप्ट्स द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. And according to Samuelson, the problem of scarcity of resources is not only confined to present but also to the future. So it means he introduced the concept of time element. ठीक है? That means ये जो Samuelson है उन्होंने scarcity की जो problem है वो सिर्फ present में नहीं दिखाई बल्कि future के लिए भी दिखाई है. ये future generation के लिए तो resources खत्म होते जाएंगे ना अगर जिस speed से हम उन्हें use करेंगे, तो वो time element की जो approach है वो भी देता है. ठीक है? Then he also adopted a dynamic approach to the study of human economics and seeking economic growth as an integral part of economics. And this definition includes Marshall's welfare definition and Robbins' scarcity definition. मतलब ये combination है Marshall and Robbins की definition का. ठीक है? So that's all for today. Rest of the chapter will continue by tomorrow. Okay? Thank you.